हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च से शुरू होगा, जिसका एग्ज़ाम जो है आपके 27 जुलाई 2025 को होने जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी जिसने सपना देखा है राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन बनने का, वो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय है सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। लाइब्रेरी साइंस का इस छोटा सा सिलेबस अगर आप आज से भी पढ़ते हो तो 2 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। उसके बाद 1-2 महीना रिवीजन कीजिए ताकि आप सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज आपको हो जाएगा। और जो भी विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इस क्लास की जो पीडीएफ है, आज की जो क्लास की जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अभी तक जिन्होंने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है, आप प्ले स्टोर में जाइए, एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें जिसका नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। और उसके अंदर थर्ड ग्रेड का जो फ्री कंटेंट है वो फ्री कंटेंट जरूर देखें आप। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। मेरे साथ साथ आप पेन और रजिस्टर उठा लीजिए। जो टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ एक बार आप जरूर उस टॉपिक का नोट्स बनाएं, फिर देखो आपको कितना रिवीजन से कितना याद होता है और टॉपिक को बहुत पढ़ने में आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लाइब्रेरी साइंस में 90% विद्यार्थी इसलिए असफल रहते हैं कि वे कभी भी टॉपिक के हिसाब से नहीं पढ़ते हैं। आजकल कोई भी विद्यार्थी हो तो वो चाहता है कि मैं शॉर्टकट तरीके से सफलता प्राप्त कर लूँ। शॉर्टकट तरीके से सफलता प्राप्त नहीं हो सकती है। आप सोचते हैं कि मैं मार्केट से किताब लेके आ जाऊँ और किताब के ऊपर मैं अंडरलाइन करूँ और उसके ऊपर वेरी इंपॉर्टेंट लिखूँ। मैं किताब के अंदर अंडरलाइन करने से आपको लाइब्रेरी साइंस याद नहीं होने वाली है। जब तक आप अपने हाथों से नहीं लिखोगे और हाथों से लिखे हुए नोट्स को अगर आप बार बार रिविजन नहीं करोगे, तब तक लाइब्रेरी साइंस आपको हमेशा कंफ्यूज और डाउटफुल में रखेगी दोस्तों। अभी थोड़े दिनों पहले, 2 या 3 दिन पहले, एक लड़के का कॉल आया था मेरे पास। व्हाट्सएप पे कॉल आया था, मैसेज आया था। उस मैसेज में उसने क्या लिखा था, वो लड़का कौन जो 2018 में मेरे साथ तैयारी कर रहा था। तो 2018 से 2024 हो गई, ठीक है ना। 6 साल से वो भटक रहा है लेकिन कहीं भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। और 2018 से 2024 में कम से कम 10 वैकेंसी आ चुकी है। वो हर वैकेंसी में 10 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से हमेशा वो रह जाता है। लेकिन जब उसने मेरा कंटेंट देखा था एप्लीकेशन के अंदर, और एप्लीकेशन के अंदर दिए गए कंटेंट को 2 महीने उसको लिखा था, मतलब 2 महीने लिखने में लगे। और जब उसने पूरा कंटेंट लिखा और उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया कि सर आप जैसा कोई नहीं पढ़ा सकता। उसे लगता था कि भाई 2018 में मैं भी तैयारी कर रहा था, उसे लगता था कि भाई सुमेर सर तो मेरे साथ ही तैयारी कर रहे थे, उनको कितना नॉलेज होगा। लेकिन जब उसने 2 महीने में नोट्स बनाया और नोट्स बनाने के बाद फिर वो उसे लगा, तो उसने मुझे मैसेज किया कि सर आपका जैसा कंटेंट पूरे इंडिया में किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नहीं है दोस्तों। फिर मैंने उसको फ़ोन किया था, तब मुझे पता चला कि वो मेरे साथ जो है 18 से तैयारी कर रहा है। क्योंकि वो तैयारी तो कर रहा था लेकिन उससे सही मार्गदर्शन नहीं मिला, एक पढ़ने का तरीका नहीं मिला, एक नोट्स कैसे बनाते हैं, रिवीजन कैसे करते हैं, कौन सा टॉपिक को कैसे पढ़ना है, ये तमाम चीज़ें जब उसने सिलेबस को पूरा किया, मतलब जब उसने नोट्स बनाए थे, तब जाकर उसके दिमाग में ये सिलेबस सेट हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, इसलिए शॉर्टकट कभी भी सफलता का रास्ता नहीं हो सकता है। आपको आज नहीं तो 2 साल बाद आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। वो आज 2018 से 2024 6 साल से तैयारी कर रहा था, लेकिन हर एग्जाम में 10 नंबर 5 नंबर से वो छूट जाता था, ठीक है ना दोस्तों। आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। आपका जो पहला जो टॉपिक है जिसका नाम है यूनिवर्स ऑफ नॉलेज।
दूसरा है बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन, और तीसरा पार्ट है नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन। तो नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में हम आज ये टॉपिक पढ़ रहे हैं दोस्तों। कौन सा टॉपिक है? यूडीसी, ध्यान रखना। तो यूडीसी एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो आपके क्लासिफिकेशन स्कीम से संबंध रखता है। अगर यूडीसी टॉपिक है तो इस टॉपिक में कम से कम आपके एग्जाम में चार क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि यूडीसी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि इस सिलेबस को प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने रजिस्टर के आगे लगाए और डेली आप 2 मिनट इस सिलेबस को देखो, आपको पता चलेगा कि इसको कैसे पढ़ा जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम है यूडीसी। क्या नाम है दोस्तों? यूडीसी। इससे पहले हमने इसी यूट्यूब चैनल पर 2 टॉपिक पढ़े थे, सीसी और डीडीसी, और हमारा एक टैगलाइन है, जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। तो आप सबसे मेरा विशेष निवेदन है, पेन और रजिस्टर ले लीजिए अपने हाथ में और यहाँ से आप लिखना शुरू कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूडीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है ना? तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो याद रख लेना, इसकी फुल फॉर्म होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। कई बार परीक्षा के अंदर इसकी फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। अब आपके मन में एक ही सवाल आएगा कि भाई यूडीसी है क्या? ठीक है ना? जैसे आपके मन में सवाल अगर पूछा जाए यूडीसी क्या है, तो यूडीसी इज ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। यूडीसी इज ए लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन स्कीम। यूडीसी एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या है दोस्तों? एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। क्या है दोस्तों? एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है, ध्यान रखना। तो यूडीसी एक पुस्तकालय वर्गीकरण पद्धति है। जैसे भारत की वर्गीकरण पद्धति है वो सीसी है, अमेरिका की डीडीसी है, उसी तरीके से यूडीसी भी एक वर्गीकरण पद्धति है। एक लाइब्रेरी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, एक लाइब्रेरी में अलग अलग विषय की किताबों को सही रूप से व्यवस्थित करने के लिए हमें कोई ना कोई एक वर्गीकरण पद्धति अर्थात क्लासिफिकेशन स्कीम को हमें फॉलो करना पड़ता है। तो यूडीसी भी एक क्लासिफिकेशन स्कीम है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, कैसे क्या है, इतिहास क्या रहा था, ताकि सवाल जहाँ से बनेंगे हम सबसे पहले उस पर ही फोकस करते हैं। किस प्रकार से मेन क्लास चलाई जाती है, कौन कौन से जो है किताबों को व्यवस्थित करने के लिए या विषय को कौन कौन से नंबर दिए हुए, क्योंकि हर एक क्लासिफिकेशन का अलग अलग मेन क्लास है। जैसे कोलन क्लासिफिकेशन में रंगनाथन ने सब्जेक्ट के लिए कैपिटल लेटर का प्रयोग किया। उन्होंने ए से लगा के जेड तक जो वर्ड होता है उस वर्ड के आधार पर उन्होंने एक एक विषय चुना था। उसी तरीके से मेलविन डीवी जो डीडीसी के आविष्कारक हैं, डीडीसी का निर्माण किया था मेलविन डीवी ने, उन्होंने सब्जेक्ट को 3 डिजिट के आधार पर उन्होंने बांटा था, 000, 100, 200, 300, 400, इस हिसाब से। अब हम पढ़ेंगे यूडीसी जो एक वर्गीकरण पद्धति है, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो यूडीसी है, इस यूडीसी को डेवलप कब किया गया था। तो परीक्षा के अंदर सवाल बनता है कि इस यूडीसी को विकसित कब किया गया था। तो मैं बताना चाहता हूँ यूडीसी को विकसित किया गया था 1895 में। कब विकसित किया गया था दोस्तों? 1895 में, 1895 में यूडीसी का डेवलपमेंट हो गया था। अब आपके मन में एक सवाल बनता है कि जो यूडीसी है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है। तो अगर मान लो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछा जाता है तो यूडीसी का डेवलप हुआ था FID, किसके द्वारा? फिड के द्वारा। किसके द्वारा? फिड का। लेकिन अगर व्यक्ति विशेष से संबंधित पूछ ले कि भाई किस व्यक्ति के द्वारा यूडीसी का निर्माण हुआ था, तो व्यक्ति विशेष में 2 व्यक्ति नाम याद रखना है। एक तो है पॉल ऑटलेट। क्या नाम है दोस्तों? पॉल ऑटलेट। और दूसरा जो व्यक्ति है जिसका नाम है
हेनरी लो फॉन्टेन। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी लो फॉन्टेन। ये दो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिलकर यूडीसी का निर्माण किया था दोस्तों। तो कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन जो है किस वर्गीकरण पद्धति से इनका संबंध है। तो पॉल ऑटलेट और हेनरी लो फॉन्टेन जो है, इनका जो संबंध है, इनका संबंध किससे है दोस्तों? इनका संबंध है यूडीसी से। किससे संबंध है दोस्तों? यूडीसी से है। इसको डेवलप किया गया था एफआईडी, किसके द्वारा? फिड के द्वारा। वो तो ये सवाल जब बनेगा तो ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। अगर ऑप्शन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दे कि यूडीसी वाज डेवलप्ड, यूडीसी को डेवलप किया गया था किसके द्वारा? एएलए के द्वारा, कि आईएलए के द्वारा, कि फिड के द्वारा, या यूनेस्को के द्वारा, तो आपका सही आंसर होगा फिड। अगर मान लीजिए व्यक्ति का नाम दे दे कि भाई यूडीसी का निर्माण किया गया पॉल ऑटलेट, बी ऑप्शन हेनरी लो फॉन्टेन, सी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आपको ध्यान में रखना है कि भाई यूडीसी का निर्माण कब हुआ और कौन कौन जो है इसके जो है डेवलपर हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पॉल ऑटलेट के बारे में। पहला जो व्यक्ति है जिसका नाम क्या है दोस्तों? पॉल ऑटलेट। ठीक है ना? पहला व्यक्ति है जिसका नाम है पॉल ऑटलेट। क्या नाम है दोस्तों? पॉल ऑटलेट। तो पॉल ऑटलेट जो व्यक्ति है, इसका संबंध किससे है दोस्तों? यूडीसी से है। लेकिन हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार क्या होता है, उस व्यक्ति से संबंधित चीज़ें जो है उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, पहली चीज़ तो पॉल ऑटलेट को क्या कहा जाता है? पॉल ऑटलेट को कहा जाता है फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। क्या कहा जाता है दोस्तों? फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दस्तावेजीकरण। दस्तावेजीकरण का जनक, मतलब डॉक्यूमेंटेशन का जो फादर है वो किसे कहा जाता है? पॉल ऑटलेट को कहा जाता है। ये कई बार सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि हु इज कॉल्ड एज द फादर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन का फादर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है पॉल ऑटलेट को कहा जाता है। दूसरा ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो ये टर्म है, कौन सा टर्म है? टर्म जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना? तो ये डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है, ये टर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो डॉक्यूमेंटेशन जो टर्म है ये शुरू किया गया था पॉल ऑटलेट के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? पॉल ऑटलेट के द्वारा ये टर्म ये शुरू किया गया था। तीसरा है कि पॉल ऑटलेट की एक बहुत फेमस किताब है, ध्यान रखना, एक फेमस किताब है जिसका नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। क्या नाम है? ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। तो इनकी एक फेमस किताब है द फेमस बुक। ठीक है ना? किताब का नाम है ट्रैट, उस फेमस किताब का नाम क्या है दोस्तों? ट्रैट, TRAITE, ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। क्या नाम है? ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। तो उनकी फेमस किताब का नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। इस किताब को प्रकाशित किया गया था 1934 में, और किसके द्वारा दोस्तों? पॉल ऑटलेट के द्वारा। जो ये मैं तीनों सवाल आपके लिखे हैं, ये सवाल ऑलरेडी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। ठीक है ना? ये तीनों सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पॉल ऑटलेट के बारे में, कि पॉल ऑटलेट का संबंध यूडीसी से है और यूडीसी का निर्माण करने में पॉल ऑटलेट ने बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो उसके बारे में अन्य जानकारी है। पॉल ऑटलेट को दस्तावेजीकरण का जनक भी कहा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन टर्म को पहली बार गढ़ा गया, और उनकी एक किताब है जिसका नाम है ट्रैट डी डॉक्यूमेंटेशन। ये किताब भी किसके द्वारा लिखी गई थी? पॉल ऑटलेट के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा व्यक्ति है जिसका नाम है हेनरी लो फॉन्टेन। क्या नाम है दोस्तों? हेनरी लो फॉन्टेन। देखिए, हेनरी लो फॉन्टेन भी जो है यूडीसी से इनका नाम जुड़ा हुआ है,
और इस प्रकार से उन्होंने यूडीसी का निर्माण करने में भी सहायता की थी। लेकिन अब हेनरी लो फॉन्टेन के बारे में हमेशा अक्सर सवाल आता है कि 1913 में उनको कौन सा पुरस्कार मिला था दोस्तों? तो नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, किसको मिला था नोबेल पुरस्कार? मिला था हेनरी लो फॉन्टेन को। ये कई बार पूछा जाता है कि भाई लाइब्रेरी साइंस से जुड़े उस व्यक्ति का नाम बताओ जिन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो नोबेल पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया, किसको दिया गया था? तो नोबेल पुरस्कार दिया गया था हेनरी लो फॉन्टेन को दिया गया था। ठीक है ना, तो ये सवाल भी कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। तो ये जो ये दोनों व्यक्ति हैं, ध्यान रखना, कौन से दोनों व्यक्ति? तो ध्यान रखना है पॉल ऑटलेट एंड हेनरी लो फॉन्टेन आर द, ध्यान रखना, Paul Otlet and Henry लो Fontaine are the bibliographers of Belgium. Are the bibliographers. कौन थे दोस्तों? बिब्लियोग्राफर्स ऑफ बेल्जियम। तो ठीक है ना, तो बेल्जियम के ग्रंथ सूचीकार थे। कौन थे दोस्तों? बेल्जियम के ग्रंथ सूचीकार। कौन थे दोस्तों? ग्रंथ सूचीकार थे, ध्यान रखना। ठीक है ना, तो बेल्जियम के बिब्लियोग्राफर थे दोनों। इन दोनों ने मिलकर किसका निर्माण किया था? यूडीसी का निर्माण किया था। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है। अब आपको पता है कि यूडीसी का निर्माण, ध्यान रखना, ठीक है ना, यूडीसी का डेवलपमेंट, यूडीसी को डेवलप्ड किसके द्वारा किया गया था? FID के द्वारा किया गया था। मतलब जब यूडीसी की स्थापना हुई 1895 में, तो FID के द्वारा अर्थात फीड के द्वारा जो है यूडीसी का क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। ठीक है, लेकिन वर्तमान में यूडीसी का निर्माण यानी वर्तमान में यूडीसी को पब्लिश करने का जो कॉपीराइट है वो किसके पास है? ध्यान रखना। तो वर्तमान में यूडीसी को प्रकाशित करने का कॉपीराइट, ठीक है ना, वर्तमान में यूडीसी को प्रकाशित करने का कॉपीराइट यूडीसीसी के पास है। किसके पास है दोस्तों? यूडीसीसी। यूडीसी तो है ही है और सी का मतलब होता है कंसोर्टिया। क्या होता है दोस्तों? कंसोर्टिया। ठीक है, तो अगर परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि वर्तमान में यूडीसी का प्रकाशित करने का कॉपीराइट किसके पास है, तो वर्तमान में यूडीसी को प्रकाशित किया जाता है यूडीसीसी। यूडीसीसी का मतलब यूडीसी कंसोर्टिया के पास, इनके पास जो है प्रकाशित करने का कॉपीराइट है। और ये कॉपीराइट कब से है? ध्यान होता है, ये कॉपीराइट कब से है? ये कॉपीराइट है 1992 से। ये कॉपीराइट कब से है दोस्तों? 1992 से जो है ये कॉपीराइट किनको मिला था? 1992 से ये कॉपीराइट मिला था यूडीसीसी को। ये 1992 से ये कॉपीराइट मिला था दोस्तों। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको इसको अच्छी तरीके से नोट करना है। अब हम बात करते हैं यूडीसी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें। देखिए, यूडीसी जो एक वर्गीकरण पद्धति है जो खुद डीडीसी पर आधारित है। बहुत पहला इंपॉर्टेंट लाइन लिखा रहा हूं मैं कि यूडीसी इज बेस्ड ऑन डीडीसी। ठीक है ना, तो यूडीसी डीडीसी के ऊपर, यूडीसी जो है यूडीसी डीडीसी के ऊपर आधारित है। कई बार पूछा जाता है। अब देखो, यूडीसी डीडीसी के ऊपर आधारित क्यों है? क्योंकि डीडीसी के अंदर इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग हुआ था और यूडीसी के अंदर भी इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग हुआ था। और लगभग जो उन्होंने फर्स्ट समरी लिखी थी,
फर्स्ट समरी में जो नाम दिए थे वो लगभग सेम है, हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार की पद्धति है, तो ध्यान रखना है इट इज एन ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम। इट इज एन ऑलमोस्ट फैसेटेड स्कीम। ये लगभग पक्षात्मक पद्धति है। कौन से दोस्तों? ये लगभग पक्षात्मक पद्धति है। क्या दोस्तों? ये लगभग पक्षात्मक पद्धति है यूडीसी जो है। और कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि अब जैसे आपके सिलेबस में एक टॉपिक भी है स्पाइसेस ऑफ क्लासिफिकेशन स्कीम, अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियों की जो है क्या कह सकते हैं, अलग अलग वर्गीकरण पद्धतियों की क्या कह सकते हैं, प्रजातियां। तो ध्यान रखना यूडीसी की प्रजाति कौन सी है? लगभग पक्षात्मक पद्धति। ये टॉपिक हम अलग से पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में दी गई है। तो ये एक लगभग पक्षात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यूडीसी में पी नोट्स, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पी नोट्स इज यूज्ड इन यूडीसी। कि भाई यूडीसी में किसका प्रयोग किया जाता है? पी नोट्स का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। तो यूडीसी में पी नोट्स का प्रयोग किया जाता है फॉर रिवीजन। किसके लिए दोस्तों? रिवीजन के लिए, ध्यान रखना। ठीक है। तो रिवीजन के लिए यूडीसी में पी नोट्स का प्रयोग किया जाता है। ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि पी नोट्स का प्रयोग यूडीसी में नहीं, पी नोट्स का प्रयोग कौन सी वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है? तो आपको पता होना चाहिए पी नोट्स का प्रयोग हमेशा यूडीसी में रिवीजन के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है भाई? रिवीजन के लिए किया जाता है। ठीक है। आगे उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों ऑक्सिलरी टेबल्स। ध्यान रखना कौन सा है भाई? ऑक्सिलरी टेबल्स आर यूज्ड इन यूडीसी। यूडीसी में ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑक्सिलरी टेबल्स। ऑक्सिलरी टेबल्स का मतलब ये होता है, हिंदी में कहते हैं सहायक श्रेणियां, सहायक सारणियां। क्या कहते हैं दोस्तों? सहायक सारणियां। कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है कि ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग किस वर्गीकरण पद्धति में किया जाता है? ऑप्शन ए सीसी, ऑप्शन बी डीडीसी, ऑप्शन सी यूडीसी। तो ध्यान रखना है ऑक्सिलरी टेबल्स का प्रयोग हमेशा यूडीसी में किया जाता है। और ऑक्सिलरी टेबल दो प्रकार की होती है। ये भी कितने प्रकार की होती है दोस्तों? दो प्रकार की होती है। पहला होता है कॉमन ऑक्सिलरी टेबल। कॉमन का मतलब क्या होता है? सामान्य। कॉमन का मतलब क्या होता है दोस्तों? सामान्य। कॉमन ऑक्सिलरी टेबल हो जाएगा। दूसरा ये प्रकार होता है स्पेशल। स्पेशल यानी विशेष। स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। क्या है दोस्तों? स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल हो जाएगा। तो ये सवाल कई बार परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सिलरी टेबल्स का, और अब आगे पढ़ेंगे हम, जब इसका सेकंड पार्ट आएगा ना तब हम पढ़ेंगे कि भाई ऑक्सिलरी टेबल्स क्या क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन से सिंबल का प्रयोग होता है, हम थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। आज पहली क्लास है, सेकंड क्लास के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना, पहला है होता है ऑक्सिलरी टेबल, दो प्रकार की होती है। पहला होती है कॉमन ऑक्सिलरी टेबल, दूसरा होता है स्पेशल ऑक्सिलरी टेबल। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरा। आगे यूडीसी की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आधिकारिक भाषा। द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूडीसी इज, तो वो कौन सी है दोस्तों? इंग्लिश है। क्या है दोस्तों? इंग्लिश है। ठीक है ना भाई। तो यूडीसी की वर्तमान में ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? वो इंग्लिश है। हालांकि यूडीसी का पहला जो संस्करण है, पहला जो एडिशन है, वो पहला एडिशन फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ, दूसरा भी फ्रेंच भाषा में हुआ, तीसरा जर्मन भाषा में हुआ, चौथा इंग्लिश में हुआ। उसके बाद से यूडीसी की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो क्या कर दी गई? इंग्लिश ही कर दी गई। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि
आपको पता है कि एक लाइब्रेरी है, ये क्या है दोस्तों, ये लाइब्रेरी है। अब लाइब्रेरी में अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स, यानी किताबों को व्यवस्थित करना है, ठीक है ना। अरेंजमेंट ऑफ द बुक्स मतलब किताबों को व्यवस्थित करने के लिए, किसको दोस्तों, किताबों को व्यवस्थित करने के लिए, किताबों को व्यवस्थित करने के लिए। तो किताबों को व्यवस्थित करने के लिए कोई ना कोई हमें एक वर्गीकरण पद्धति का फॉलो करना पड़ता है, लेकिन किताबों का जो व्यवस्थापन है वो हमेशा किसके हिसाब से होता है, सब्जेक्ट के हिसाब से। किसके हिसाब से दोस्तों, सब्जेक्ट के अनुसार, यानी विषय के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार हमेशा किताबों को व्यवस्थित किया जाता है। फिजिक्स की किताब है तो यहाँ पर रखी जाएगी, मैथ्स की यहाँ पर, इंग्लिश की यहाँ पर, हिंदी की यहाँ पर। तो हमेशा लाइब्रेरी में किताबों का व्यवस्थापन सब्जेक्ट के आधार पर होगा, लेकिन एक वर्गीकरण पद्धति के अंदर हमेशा उस वर्गीकरण पद्धति के हिसाब से अगर आप किताबों को व्यवस्थित करते हैं तो हर एक वर्गीकरण पद्धति की एक मेन क्लास होती है। क्या होती है, मेन क्लास होती है। उसी तरीके से यूडीसी की मेन क्लास, तो हम यूडीसी की मेन क्लास के बारे में बात करें तो यूडीसी ने एक ही डिजिट का प्रयोग किया था, सिंगल डिजिट। यूडीसी ने क्या किया, सिंगल डिजिट का प्रयोग किया था, 0 से 9, ओनली फॉर 0 से 9 इन्होंने शुरू किया था। और 0 से 9 क्या है दोस्तों, इंडो अरेबिक नंबर, इंडो अरेबिक नंबर का प्रयोग किया था, 0 से 9 का प्रयोग किया था। हालांकि इंडो अरेबिक नंबर तो डीडीसी में भी था, किसमें था, डीडीसी में था, लेकिन डीडीसी में 3 डिजिट थे, लेकिन यूडीसी में इन्होंने एक ही डिजिट का प्रयोग किया था, ठीक है। तो सबसे पहले हम 0, तो 0 पर इन्होंने कौन सा सब्जेक्ट रखा था, साइंस। 0 पे रखा है साइंस एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, 0 पे इन्होंने क्या रखा, साइंस एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन, साइंस एंड नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने 0 पे रखा था, ठीक है। उसके बाद 1, ठीक है ना। अब जैसे डीडीसी के अंदर क्या था, मैंने वो फॉर्मूला बताया था जीपीआरएस लपटा, तो जी से जनरल वर्क था, लेकिन जी के बाद पी फिलोसफी और साइकोलॉजी, तो वहाँ से डीडीसी में भी 100 पे फिलोसफी और साइकोलॉजी था। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, क्योंकि यूडीसी खुद डीडीसी के ऊपर ही आधारित है, तो 1 पे ध्यान रखना है फिलोसॉफी और साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी, फिलोसॉफी एंड साइकोलॉजी हो जाएगा, ठीक है। अब 2 नंबर पे वहां पर क्या था, 2 नंबर पे वहां पर नहीं, डीडीसी में 200 पे क्या था, वहां था रिलीजन। तो यहाँ पर भी क्या था दोस्तों, यहाँ पर भी क्या है, रिलीजन। क्या है दोस्तों, रिलीजन थियोलॉजी, क्या है दोस्तों, रिलीजन थियोलॉजी। और वहां पर 3 नंबर पे क्या था, डीडीसी में 300 पे, सॉरी 3 नंबर तो यूडीसी में हो गया, वहां पर 300 होगा, तो डीडीसी में 300 पे था सोशल साइंस, तो यहाँ पर 3 नंबर पे क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, सोशल साइंसेस। क्या होगा, सोशल साइंस। वहां पर क्या था, 400 पे, डीडीसी में 400 पे क्या था, 400 पे था लैंग्वेज, लेकिन यहाँ पर इन्होंने मेन क्लास जो है 4, इन्होंने क्या रखी थी दोस्तों, वैकेंट रखी थी। वैकेंट का मतलब होता है खाली। अब ये खाली क्यों रखी थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। और डीडीसी में 500 पे क्या था, प्योर साइंस थी, क्या थी, प्योर साइंस। और यहाँ पर है मैथ्स एंड नेचुरल साइंस, क्या है दोस्तों, 5 पर है मैथ्स एंड नेचुरल साइंस, 5 पे क्या है दोस्तों, मैथ्स एंड नेचुरल साइंस हो जाएगा। और वहां पर 6 नंबर पे क्या थी, जीपीआरएस लपटा एलपी टेक्नोलॉजी थी, 6 नंबर पे वहां पर टेक्नोलॉजी थी। यहाँ पर होगा अप्लाइड साइंस एंड मेडिसिन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर होगा अप्लाइड साइंस एंड मेडिसिन टेक्नोलॉजी, मेडिसिन टेक्नोलॉजी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद 7 नंबर पे जीपीआरएस लपटा एलपी
TA पर उसमें था 700 पे था आर्ट एंड रिक्रिएशन, कला और मनोरंजन था 700 पे। यहाँ पर 7 पे क्या है, यहाँ पर भी ध्यान रखना है आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट। क्या है दोस्तों, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स, ये हो गया, ठीक है। और डीडीसी में 800 पे क्या था, लिटरेचर था, क्या था, लिटरेचर। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। क्या दोस्तों, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर। क्या है दोस्तों, लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर हो जाएगा। वहाँ पर 9 पे था हिस्ट्री और ज्योग्राफी, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 9, वहाँ पर 900 पे, सॉरी 900 पे क्या था, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री था, तो यहाँ पर भी ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री हो जाएगा। तो लगभग आपके ध्यान रखना है यूडीसी जो है डीडीसी पर आधारित है, ठीक है ना, ये सवाल कई बार पूछा जाता है, ठीक है ना। तो यूडीसी में तो इन्होंने 0 से 9 का प्रयोग किया था, लेकिन डीडीसी पे इन्होंने क्या किया था, ये 000, फिर 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600, फिर 700, फिर 800 और फिर 900। तो डीडीसी पर इन्होंने ये जो है डीडीसी पे, सॉरी डीडीसी में इन्होंने 3 डिजिट का प्रयोग किया था। कितने डिजिट का, डीडीसी में 3 डिजिट का प्रयोग किया था, जबकि यूडीसी में इन्होंने केवल सिंगल डिजिट का प्रयोग किया था। इसलिए ध्यान रखना है कि यूडीसी जो है वो किस पर आधारित है दोस्तों, डीडीसी के ऊपर आधारित है, ध्यान रखना। तो अब आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। और चौथा जो है 4 नंबर जो मेन क्लास है, इसको खाली रखा गया था फॉर द फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। 1963 में इसको खाली रख दिया गया था फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए। और यहाँ पर लिंग्विस्टिक आता था, लेकिन उसको लिंग्विस्टिक यहाँ जोड़ दिया, लिटरेचर के साथ जोड़ दिया था। 1963 में जो है ये लिंग्विस्टिक यहाँ पर आता था, फिर यहाँ से इनको लिटरेचर के साथ जोड़ दिया गया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है आपको, परीक्षा के अंदर सवाल बनेगा कि यूडीसी में जो है मेन क्लास 6, तो मेन क्लास 6 पे कौन सा सब्जेक्ट आता है, तो मेन क्लास 6 पे अप्लाइड साइंस और मेडिसिन टेक्नोलॉजी आता है। यूडीसी में मेन क्लास 1 पे कौन सा आता है, तो 1 पे ध्यान रखना है फिलोसफी और साइकोलॉजी आता है। यूडीसी में 2 पे कौन सी मेन क्लास आती है, 2 पे आती है रिलीजन थियोलॉजी। क्या आती है, रिलीजन थियोलॉजी। ये सवाल हमेशा परीक्षा के अंदर आएगा, और इसलिए आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है, इस टेबल को बढ़िया सा एक बार जो है अपने नोटबुक में जरूर उतारिए, ठीक है ना। आगे देखिए, उसके बाद हम बात करते हैं कि डीडीसी के वर्तमान में कितने संस्करण हैं। तो ध्यान रखना, सॉरी यूडीसी के वर्तमान में 7 संस्करण है। कितने संस्करण है दोस्तों, 7 संस्करण है, ध्यान रखना। टोटल 7 संस्करण है, जिसमें 4 पूर्ण संस्करण है और 3 संक्षिप्त संस्करण है। जैसे डीडीसी में 23 है, 23 संस्करण तो पूर्णतः है, और 15 क्या है, एवरेज एडिशन है। उसी तरीके से यूडीसी में टोटल 7 है, लेकिन 4 क्या है दोस्तों, जो है कंप्लीट एडिशन है, और 3 क्या है, जो है एवरेज एडिशन है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं यूडीसी के जो 4 जो कंप्लीट एडिशन है। सवाल सीधा परीक्षा के अंदर आएगा कि यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था। यूडीसी का फर्स्ट एडिशन कब प्रकाशित हुआ था, 1905 में, और कौन सी भाषा में, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूडीसी का फर्स्ट एडिशन 1905 में आया था। सेकंड एडिशन 1927 में, कौन सी भाषा में, फ्रेंच भाषा में। थर्ड एडिशन 1934 में, कौन सी भाषा में, जर्मन भाषा में। और फोर्थ एडिशन 1943 में, कौन सी भाषा में, इंग्लिश। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है अच्छे तरीके से। यूडीसी के चारों एडिशन कब आए थे और कौन सा एडिशन किस भाषा में प्रकाशित हुआ है, ये जानकारी आपको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। कई बार परीक्षा के अंदर ये सवाल पूछा जाता है और विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाता है, तो इसलिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ये एडिशन कब आए थे लगातार याद रख लेना, 5, 27, 34 और 43।
और फ्रेंच फ्रेंच, जर्मन और इंग्लिश, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद जो 4 एडिशन, जो शुरुआत के जो 4 एडिशन है, वो 4 एडिशन कौन से टाइटल, टाइटल का मतलब शीर्षक, कौन से शीर्षक के आधार पर जो है प्रकाशित हुए थे। भाई यूडीसी का पहला एडिशन 1905 में फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था, लेकिन उसका टाइटल क्या था? टाइटल ये था मैनुअल डू रेपरेटियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। कौन सी भाषा है? तो ये ध्यान रखना है, पहला एडिशन फ्रेंच भाषा में हुआ था। दूसरा एडिशन है क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, ये भी कौन सी भाषा में प्रकाशित हुआ था? फ्रेंच भाषा में। तो ये ध्यान रखना, कई बार पूछा जाता है कि यूडीसी का फर्स्ट एडिशन जो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था उसका टाइटल क्या था? तो टाइटल, ये नाम याद रखना। तीसरा है डेसिमल क्लासिफिकेशन, तो तीसरा जर्मन भाषा में हुआ था और इस टाइटल के तहत हुआ था। और चौथा है यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो आपको ध्यान रखना, तो यूडीसी के 4 एडिशन कब प्रकाशित हुए, किस भाषा में प्रकाशित हुए और किस टाइटल के साथ प्रकाशित हुए। तो ये सारे चारों टाइटल है, इस टाइटल को याद रख लेना, आप ध्यान रखना। ठीक है, और 3 जो है यूडीसी के क्या है दोस्तों? एवरेज एडिशन है। तो एवरेज एडिशन कब आया था? चौथा जो है 1948 में आया था इंग्लिश में, दूसरा कब आया? 57 में इंग्लिश में, और तीसरा 67 में और इंग्लिश में। तो 4 तो कंप्लीट एडिशन है और 3 क्या है दोस्तों? एवरेज एडिशन है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। अगली क्लास में हम ऑक्सिलरी टेबल के बारे में पूछेंगे और पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑक्सिलरी टेबल में कौन कौन से सिंबल आते हैं, उस सिंबल के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों हमारा एक टैगलाइन है जिसका नाम है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। दोस्तों मेरा ये विश्वास है कि क्योंकि मैं भी आज से 4 साल पहले आप ही लोगों की तरह मैं संघर्ष कर रहा था, फिर आखिरकार जॉब मिल गई थी, मेरिट 80% गई थी, 85% लाकर आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा राजस्थान में एक अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन लिया। लेकिन हमें पढ़ने का बहुत ज़्यादा मौका मिला, जैसे आपके पास अभी भी 8 महीने हैं, लेकिन हमारे पास काफ़ी समय मिल गया था कोरोना की वजह से। तो हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी और पढ़कर हमने ये सफलता प्राप्त की है। मैं आपके इस क्लास के माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जो मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ उस मार्गदर्शन को फॉलो कर लो, नोट्स बना लो और लिख लो। आप एक बार आप नोट्स बना लोगे, 1 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, उसके बाद आपको सफलता बहुत आसानी से मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले हमने एप्लीकेशन के अंदर आपका जो सिलेबस है वो पार्ट 2 है। तो सबसे पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस, सबसे पहले आप रिकॉर्डेड क्लासेस से जिसमें हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे टेस्ट दिया हुआ है। पहले पीडीएफ से नोट्स बना लो, फिर वीडियो देख लो, फिर टेस्ट दे लो, फिर आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद लाइव एमसीक्यू क्लास, लाइव एमसीक्यू क्लास से आपको क्या करना है दोस्तों? रिवीजन करना है। क्या करना है दोस्तों? रिवीजन करना है। तो लाइव एमसीक्यू क्लास से आपको रिवीजन करना है और जब आप ये दोनों चीज़ें कर लोगे तो आपका टॉपिक 100% क्लियर हो जाएगा। और स्पेशल लाइव और बहुत जल्द 3rd ग्रेड के लिए स्पेशल लाइव क्लास भी शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है ना, बहुत जल्द। तो आप सभी से मेरे विशेष निवेदन है कि एक बार सिलेबस पूरा कर लीजिए। 2022 में पूरे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन देने वाला एकमात्र जो चैनल है वो है ऑनलाइन स्कूल इंडिया, जिसमें नैना सैनी पूरे राजस्थान में इन्होंने 3rd रैंक निकाली थी। कितनी रैंक निकाली थी? 3rd रैंक निकाली थी। हमारे यहाँ से 120 से ज़्यादा विद्यार्थी सेलेक्ट हुए थे। कितने विद्यार्थी? 120 से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुए थे। तो हमने बैच शुरू कर दिया है दोस्तों। आप सभी से मेरा विशेष निवेदन है कि ये जो किताबें मंगवा लीजिए, PY क्वेश्चन पर आधारित है और बिलीफ लेवल के सारे पेपर इसके अंदर मिल जाएंगे। और जो विद्यार्थी किताब मंगाना चाहते हो वो राजदीप बुक डिपो से बात कर सकते हो। पूरे भारत में कहीं भी बैठे आप इस किताब को मंगा सकते हो और ऐप का नाम है माई बुक पिकअप। ऐप का नाम क्या है दोस्तों? माई बुक पिकअप ऐप जो है वहाँ से मंगा लीजिए। इस किताब का जो लिंक है
वो लिंक हमने रखा है 8949992361। इस नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। इस किताब की सबसे बड़ी बात है कि इसमें क्वेश्चन और ऑप्शन बायलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश में है, और आंसर हमने यहाँ पर नीचे दे रखा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ, अगर आप इस कंटेंट को सही तरीके से सही ढंग से पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। लेकिन मेरा एक अलग से कॉन्सेप्ट है कि जब तक लिखोगे नहीं तब तक सीखोगे नहीं। थर्ड ग्रेड का छोटा सा सिलेबस अगर आप आज से भी शुरू करते हो तो 1 महीने के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा, 1 महीने के अंदर। उसके बाद रिवाइज करो। तो मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं कि फरवरी महीने तक आप अपना सिलेबस पूरा कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद आपको रिवीजन को बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू।